और धमाके आज भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि रा का इतना स्ट्रांग इंग्रेस है टीटीपी के साथ, बोथ मनी वाइज और ट्रेनिंग वाइज और फैसिलिटी वाइज, कि वो आज भी सब कुछ वो करा रहा है जो पहले करा रहे थे। जो एक नेक्सस था रा का विद द अफगान इंटेलिजेंस, वो खत्म होगा और टीटीपी के लोग तितर पितर हो जाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त हुनर में उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को और मजबूत किया। आज भी एनडीएस में जो इंटेलिजेंस के लोग थे वो वही हैं अफगानिस्तान में। इसी तरह उनकी जो आर्मी ब्यूरोक्रेसी जितनी भारत में ट्रेन हुई है वो सारी वही है। ये ऐसे नहीं है कि अब्दुल्ला या मोहम्मद करजई अगर ये प्रो इस गवर्नमेंट के या इनके कुछ ये सॉफ्टन अप हुए पड़े हैं तो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो कायम किया था 20 साल में भारत ने वो सारा हवा में उड़ गया, डिसॉल्व हो गया, वो नहीं है, वो वहां है। ये एक हकीकत है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर रॉ का प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि पिछले दिनों से कई सारे इंसिडेंट हमें ऐसा देखने को मिले हैं कि भाई जो दिखाता है कि भाई रॉ के एजेंट्स के अलावा वहाँ पर ये कोई नहीं कर सकता। नॉट इवन पाकिस्तान, मतलब हर जगह पर रॉ के जो एजेंट्स हैं वो अच्छे खासी मात्रा में यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी बात, अगर आप देखो पाकिस्तान के अंदर अगर स्पेशली हम बात करें तो जो बलूचिस्तान है, टीटीपी है, उसके अलावा जो और भी सेपरेटिस्ट ग्रुप है, अब ऐसा लगता है कि इंडिया के पास अच्छा खासा फंडिंग है और वो फंडिंग वहाँ पर किया जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर आप देखो ना, तो पहले 1 महीने 1.5 महीने में एक धमाका होता था या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती थी जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि महीने में एक, फिर 2 हफ्ते में एक, फिर 1 हफ्ते में, और आज सिचुएशन ऐसी है कि रोज़ाना कोई ना कोई हरकत होती रहती है पाकिस्तान के अंदर। चाहे उनके एयरबेस पर अटैक करना हो, चाहे बलूचिस्तान के अंदर उनकी आर्मी के कर्नल हो, मेजर हो, उनको उनकी यहाँ पर सीधा उड़ा देना हो, या फिर कोई भी बात हो, पाकिस्तान में अब हर 1 या 2 दिन में कुछ ना कुछ बड़ा होता ही रहता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा खाली नहीं है जहां धमाके नहीं हुए और टीटीपी का नाम ना आया हो। अब जब आपने इसका नाम ले लिया तो हम ये समझ रहे थे कि अगर रिजीम चेंज होती है और जो एक नेक्सस था रा का विद द अफगान इंटेलिजेंस, वो खत्म होगा और टीटीपी के लोग तितर पितर हो जाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त हुनर में उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को और मजबूत किया। और मेरी इतलात के मुताबिक जो मौलवी फकीर मोहम्मद है, जो यहां से भाग गया था जब हम अरेस्ट करने की कोशिश करते, याद है, अब हमारे साथी होते थे, मैं गया भी था उस वक्त ममान में भी। और आपको पता है फकीर मोहम्मद जो कि पेशावर में एक चाय के खोखे में काम करते थे और किस तरह वो एक अमीर के तौर पर उभरे। लेकिन सब कुछ ये इंडिया और अफगानिस्तान ने किया। अब उस अफगानिस्तान ने किया जो पाकिस्तान के उस वक्त एंटी था। इसलिए मैं उस पर बात करने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर ये अब भी हो रहा है और धमाके आज भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रा का इतना स्ट्रांग इंग्रेस है टीटीपी के साथ, बोथ मनी वाइज और ट्रेनिंग वाइज और फैसिलिटी वाइज, कि वो आज भी सब कुछ वो करा रहा है जो पहले करा रहे थे। एक चीज जो इस पूरे माहौल में हम मिस कर रहे हैं राजा साहब, वो है दैश। और मैंने बहुत पहले कहा था दैश पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में दैश अपना काम नहीं छोड़ेगी, इसके पीछे दुनिया की ताकतें हैं। और आपने देखा कि उसी दैश ने 11 चाइनीज को जिस अंदाज से मारा, उसकी तफसील भी आपके सामने है। और मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि ये वो हैं। अब ये आने वाला वक्त जो है उसमें दैश, मुजाहिदीन, मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, मुजाहिदीन वर्सेस तालिबान। अब मुजाहिदीन और वर्सेस तालिबान, मुजाहिदीन कौन है? अभी आने वही 80s वाले मुजाहिदीन। उनमें से कुछ जो मुजाहिदीन उस वक्त 80s के थे, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस वो तालिबान से लैदा हो गए थे। अब भी वही पंजाबी तालिबान, अगर आप कुनर में जाएं तो पंजाबी तालिबान भी नजर आते हैं। सवाल तो ये पैदा होता है ना, एसएसपी हो या पंजाबी तालिबान हो, वो अफगानिस्तान में थे।
मैं तो कह रहा हूं, क्या अफगान तालिबान की हुकूमत या उनके कंट्रोल के बाद वो फिर से ऑपरेट करते रहेंगे? मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको भी, आवाम को भी और दुनिया को उसकी तरफ नजर नहीं है जिस तरफ मैं आपकी नजर लाना चाहता हूं जी। वो ये है कि फ्यूचर में एक प्लानिंग है कि सी पैक को हर सूरत डिस्टर्ब करना है और चाइना को और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है एंड ट्राइंग टू डू विद टीटीपी एंड डैश कोई का सब टाइम आप देखिए ना, आपने रॉ की नेक्सस की बात की, वो रॉ फंडिंग करती थी, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज फंडिंग करते थे थ्रू एनडीएस एंड द प्रीवियस अफगान रिजीम। अब तो वो चले गए, अब टीटीपी को, जमातुल अहरार को या दाइश को, ऐसे ग्रुप्स को कौन फंडिंग करेगा? मैं सारे के सारा जो काबुल का कंट्रोल है, एज आई एम सिटिंग विद यू, इट इज विद अनस हक्कानी। बिल्कुल, आपको याद है जी, ये पाकिस्तान की मैशियत भी तबाह हुई, हमें बाहर की दुनिया में भी बड़ा बुरा भला कहा गया और सिर्फ हक्कानी नेटवर्क के लिए कि डू मोर सिंड्रोम, डू मोर अगेंस्ट हक्कानी नेटवर्क। आज वक्त का पासा पलटा देखें और मेरा वो आर्टिकल पढ़े कि वर्ल्ड वर्सेस हक्कानीज। आज भी एनडीएस में जो इंटेलिजेंस के लोग थे वो वही हैं अफगानिस्तान में। इसी तरह उनकी जो आर्मी ब्यूरोक्रेसी जितनी भारत में ट्रेन हुई है वो सारी वही है। ये ऐसे नहीं है कि अब्दुल्ला या मोहम्मद करजई अगर ये प्रो इस गवर्नमेंट के या इनके कुछ ये सॉफ्टन अप हुए पड़े हैं तो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो कायम किया था 20 साल में भारत ने वो सारा हवा में उड़ गया, डिसॉल्व हो गया, वो नहीं है, वो वहां है। ये एक हकीकत है। तो सिविल सोसाइटी में नरमी देख के लोग इस तरह के जो है वो परपुर्जे निकालते हैं, तो ये इश्यू जो है इतनी जल्दी डाई डाउन नहीं। राइट सर, मैं जहांगीर खटक साहब आपकी तरफ आए तो शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा। अब क्या आप रोल देख रहे हैं, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं अफगानिस्तान का? अमन देख रहे हैं या अब भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस रहेगी? मेरा ख्याल ये कि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस तो शायद रहे, लेकिन बहुत बड़ा इन्हिसार तालिबान के रवैये पर है और फ्यूचर गवर्नमेंट पर है। देखिए, अफगानिस्तान इस वक्त एक बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इस साल उनकी फसल नाकाम हुई है, 20% उनकी खुराक जो है वो पैदावार कमी आई है, उसमें आधी से ज्यादा आबादी, ये यूएन के एस्टिमेट्स है कि उनको आधी से ज्यादा आबादी को इस वक्त बेसिक ह्यूमन उसकी जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है। और तकरीबन 5.5 लाख लोग खेमों में बैठे हुए, तो वहां पर मसाइल बहुत ज्यादा है और फिर पैसे भी नहीं है। अमेरिका और दूसरे इंस्टीट्यूशन ने $9.5 अरब उनके रोक लिए। फिर IMF ने $460 मिलियन उनको देने थे, वो भी रोक लिए। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जब तक नहीं आएगी, तालिबान गवर्नमेंट जितनी भी ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बना लें वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये वाली आवाजें कि मैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के प्रॉपर्टीज हैं, ये आपका हक है, ये आपका इलाका है। ये एक मैं कहूंगा कि इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। लेकिन एक एक करके जिसे कहते हैं ना, कहा जाता है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है और दरिया मिलकर फिर समंदर में जाते हैं, समंदर बनता है। यहाँ पे मोदी जी को क्यों पुकारा जा रहा है, या इंडियन हुकूमत को या फिर इंडिया को पुकारने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप अपने लोगों को, अपने लोगों के साथ शायद उस तरह का जस्टिस नहीं करते या उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरा नहीं करते, उनके साथ ज्यादती करते हैं, तो फिर वो कहीं और जाकर देखते हैं। मैं अक्सर बात करता हूं कि हमने बांग्लादेश में किया, हमने उससे सबक नहीं सीखा। उसके बाद हमने बलूचिस्तान में किया, उससे हमने सबक नहीं सीखा। खैबर पुख्तनख्वा में किया, उससे हमने सबक नहीं सीखा। अब मेरे ख्याल में कश्मीर के साथ करें, लेकिन उससे भी हम सबक नहीं सीख रहे। तो बॉर्डर के उस पार भेज देना चाहिए, इसको पता चले इंडिया कितना अच्छा है, भारत वाले कितने अच्छे हैं। हुकूमत को जरूर, इदारों को जरूर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी हिलाली साहब, यही कुछ हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं जब क़यादत की जानिब से इस तरह के जुमले आते हैं तो फिर नीचे तक इफेक्ट आता है उसका।
हाँ, मगर ये गुस्से में था तो उस बेचारे को पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया होगा कि इतना गुस्से में था ये कि मोदी को याद करने लग गया। तो मैं दुश्मन से मदद मांगूंगा, इंडिया से मदद मांगूंगा, इंडिया आर्मी लेके आएगा। क्योंकि दूसरे साइड के कश्मीर की अक्सर हम बात करते हैं, हमारा मीडिया भी उसके हवाले से बहुत बात करता है, वो बेशक 370 और 35A के हवाले से हो या फिर वहां पे जो कार्रवाइयां होती हैं, और उसको हम काफी मीडिया कवरेज भी देते हैं। शायद हमारी स्टेट की पॉलिसी है, इस वजह से उसको बहुत ज्यादा जगह मिलती है। लेकिन आज इस तरफ के कश्मीर में क्या हो रहा है, मैं अक्सर बात करता हूं कि हमने जो हमारे साइड का कश्मीर है या जो पाकिस्तान के पास कश्मीर का जो हिस्सा है, उसको हमने उस तरीके से क्या बहुत स्लो भी डेवलप नहीं किया। बहुत सारे वहां पर मसाइल जो हैं वो बेसिक जो जरूरियात हैं उसके हवाले से हो या बड़े प्रोजेक्ट्स हो, सबकी अगर बात की जाए तो वहां पर अवेलेबल नहीं है। अभी तक मुजफ्फराबाद कश्मीर एयरपोर्ट से महरूम है, अभी तक एक अच्छी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है, अभी तक एक प्रॉपर इंटरनेट जो कनेक्टिविटी होती है उससे महरूम है। इसके अलावा मैं कहता हूँ ट्रांसमिशन लाइन जो प्रॉपर, हालांकि बिजली बहुत ज्यादा वहां पे बनती है, उसमें भी पुरानी लाइंस जो लगी हुई हैं वो चल रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसके हवाले से मतलब हम बैकफुट पे होते हैं। ये अलग बात है कि वहां पे लोग जो है मतलब उस तरीके से उठ खड़े नहीं होते पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे सामने आती है। गुर से मुतल्लिक अब एक और जो खौफनाक खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, जिसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान के अंदर आज एक और हमला हुआ है और यहां पे जो खबर है वो ये है कि नेवल एयर बेस को टारगेट किया गया है। बुनियाद उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे 5 बड़े शहरों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद जो है पाकिस्तान के तमाम शहरों की जो और तमाम जो इलाके हैं वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पुलिस को इस बारे में एक्टिव कर दिया गया। 2 हफ्तों के दौरान 3 मेजर वाकयात की बात करें तो ये तीनों मेजर वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब हुए हैं। तौर पर एक्टिव हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब यके बाद दीगरे चौथा महाज इंडिया ने खोला है। जी हां, केच, नौशकी और पंजगोर के बाद एक और इलाका है जहां इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी इस वक्त जारी है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर BLA बलोच लिबरेशन आर्मी और TTP का इतना डर है, इतना खौफ है कि पहले जो 4-5 सिटी में रेड अलर्ट हुआ करता था वो अभी पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में या फिर अब कह सकते हो कि छोटे गांव में भी रेड अलर्ट आना शुरू हो चुका है। सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया है तो उसको सीधा यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, मतलब कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आर्मी जाती है चाइनीज़ इंजीनियर्स के साथ या फिर खुद भी पेट्रोलिंग करने, तो उनको पता ही नहीं होता कि भाई कहाँ से कोई बम फट जाएगा, कोई आईडी जो ज़मीन के नीचे दबा होगा उस पर हमारा वज़न आएगा तो मतलब हम ब्लास्ट हो सकते हैं या फिर इस टाइप की सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि अब जो है ना वो ये धमाके बहुत ही आम होना शुरू हो चुके हैं और ये धमाके इस लेवल के हो रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस तो छोड़िए, पाकिस्तानी आर्मी अब बलूचिस्तान जाने से भी डर रही है। ऊपर से TTP ने भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर कई सारा एरिया है जो कब्जा कर लिया है। तो मतलब कि वो होता है ना एक विन विन सिचुएशन, यहाँ पर पाकिस्तान के लिए लूज सिचुएशन है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। से मुतल्लिक अब एक और जो खौफनाक खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, जिसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आज एक और हमला हुआ है और इसमें जो खतरनाक सबसे बात है और खौफनाक वजह से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसी मुल्हिका इलाके के अंदर ये हमला हुआ है जहां पे पहले ये सारी कार्रवाइयां होती हमें नजर आ रही हैं। तो तुर्बत का ये जो इलाका है ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर का मुल्हिका या उसका करीबी इलाका है, जहां पे इस वक्त खबरें आ रही हैं, जहां पे पाकिस्तान का मीडिया भी इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तुर्बत के अंदर धमाके की आवाज़ आई है, धमाका हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान की जो फौज है उसके ऊपर एक और हमला किया गया है। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप 2 हफ्तों के दौरान 3 मेजर वाकयात की बात करें तो ये तीनों मेजर वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब हुए हैं।
अब इस हवाले से एक और जो बात है कि केच वो भी पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर है, वहां पे भी हमला हुआ, और उसके बाद पंजगूर का इलाका चूंकि लगता है ईरान बॉर्डर के करीब, वहां पे भी हमला हुआ, और उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है बलगतर या तुरबत जो इसको आप कहना चाहते हैं, वहां पे भी हमला जो है वो ईरान बॉर्डर के करीब इस लम्हे की इत्तलात हैं। अब कुछ इस वक्त जो खबरें वहां से हैं इस हमले के मुतालिक वो ये हैं कि वहां पे नेवल एयर बेस के ऊपर अटैक हुआ है। पिछले हमलों के दौरान जो FC है उसको टारगेट किया गया है, और यहां पे जो खबर है वो ये है कि नेवल एयर बेस को टारगेट किया गया है। बुनियाद उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे 5 बड़े शहरों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया था, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के तमाम शहरों की और तमाम जो इलाके हैं वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पुलिस को इस बारे में एक्टिव कर दिया गया है। और शेख रशीद ने कहा है कि हमें अंदाजा है दुश्मन किसी भी वक्त कहीं पर भी कार्रवाई कर सकता है। और फिर खास बात यह जो मैंने आपको बताई थी कि जनवरी और फरवरी के महीने एक्टिव इसलिए भी हैं क्योंकि यहां पे कुछ और हैपनिंग्स होनी है। मार्च के महीने में OIC के लोगों ने आना है, और फिर क्रिकेट के कुछ इवेंट्स हैं, और उस हवाले से ये लोग थोड़ी सी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। और उस हवाले से खबर हमारे पास ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चूंकि टूर 4 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी आज से 1 महीने के बाद जो है, तो ये अगले 20, 25, 30 दिन जो है वो इनके लिए इनकी पिछली इन्वेस्टमेंट को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इनके लिए बुरी खबर यह है तौर पर एक्टिव हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब यके बाद दीगरे चौथा महाज इंडिया ने खोला है। जी हां, केच, नौशकी और पंजगोर के बाद एक और इलाका है जहां इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी इस वक्त जारी है। जी हां, ईरान बॉर्डर के करीब का जो इलाका है वहां यह दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, और इसमें इस मुकाबले में इस वक्त अभी तक कितना इंडिया एक्टिव नजर आ रहा है चेक पोस्ट के करीब, हमारे नुकसान से मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं, ये भी मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में एक ब्रीफिंग दी है, कुछ मिनट्स तो शेयर हुए, जिसमें हमारे हमसाया ममालिक जिसमें अफगानिस्तान के अंदर से और इंडिया के अंदर से दहशतगर्दी जिस तरह प्लान की जा रही है, और जो जिस तरह खतरे का इजहार किया जा रहा है TTP के मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से, BLA की जानिब से, BRA की जानिब से, BNA की जानिब से, इसके बाद ये तमाम के तमाम दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए थे। कल भी हमें बताया गया तो हमने फौरी तौर पर इंटरनेट को बंद किया ऑपरेशन के दौरान। ये लोग अफगानिस्तान और भारत के साथ राब्ते में थे, ये लोग किसी और जगह से भी राब्ते में थे, ये लोग किसी और जगह से भी राब्ते में थे। दहशतगर्द किसी भी वक्त मुल्क में कहीं वारदात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि TTP की ऐसी शराइत थी जो मानी नहीं जा सकती। अब यह गौर तलब पॉइंट है, TTP की कुछ ऐसी शराइत थी जो कि मानी नहीं जा सकती, मुज़ाकरात आगे नहीं चल सके। अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में ये लोग मौजूद हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में TTP ने 10 बार कोशिशें की, TTP ने से बात करने की हमने 10 बार कोशिश की, हमारे लोग अब भी गए मगर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। तो सिर्फ इस ब्रीफिंग से इतना अंदाजा लगा लें कि यह स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। अगर इनके मुतालबात होते तो मुज़ाकरात की टेबल पर होते। यह स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। भारत है पीछे, जो नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान की तरफ कोई अमन बढ़े या तरक्की बढ़े या कारोबार या बिजनेस बढ़े, उसने CPEC को निशाना बनाना ही बनाना है। कैसे नहीं बनाएगा जी। हैं ये अफगानिस्तान वाली सरहद से लोग ऑपरेट नहीं हुए बल्कि ईरान वाली सरहद से ऑपरेट हुए हैं। और मैंने आपको इस हवाले से कल बताया था कि कड़ियां वहां पे मिलने वाली बात है। आज सुबह मैंने आपको अरब न्यूज के हवाले से बताया, और फिर पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जो ईरान के सफीर हैं उन्होंने कहा है कि हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्स देना है इस सारी सूरत हाल को रोकने के लिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि हम ईरान को ज्यादा इस मामले में हिट कर रहे हैं या एग्जैजरेट कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूं और मैं हर वीडियो के अंदर ये आपको बताता हूं कि कहीं पे हमने ये नहीं कहा कि ईरान की गवर्नमेंट ये हमले करवा रही है या ईरान की गवर्नमेंट उन अनासर को बैक कर रही है या सपोर्ट कर रही है। हमारा कंसर्न सिर्फ एक है, वो ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया केच वाक़े के बाद पाकिस्तान और ईरान की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने कहा था कि लोग क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं और ईरान ने पाकिस्तान को जबान दी कि कार्रवाई अब नहीं होगी। मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी इस वीडियो के अंदर अभी भी ये कहूंगा मजीद डिटेल्स देने से पहले कि ईरान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ईरान की गवर्नमेंट हमले नहीं करवा रही, लेकिन जो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में धमाके की खबर है और इसकी तस्दीक मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो कर रहे हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वहां के वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जोरदार धमाका हुआ है। और ये बलगतर का इलाका है, केच और जो पंजगूर है
उनके करीब का या उनका मुल्हिका जो इलाका है वहां पर कार्रवाई हुई है। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि पाक ईरान बॉर्डर के करीब का ये इलाका है और इस वक्त की जो इतलात है उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और इन दहशतगर्दों के दरमियान जो है वो फायरिंग का तबादला जारी है। और पाकिस्तान की भारत जो है वो टर्की से भी ले रहा है ड्रोन्स और इसराइल से भी ले रहा है, HP हेरोन ड्रोन्स ले रहा है। और यही टर्की जिसके हमारे साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप है, पाकिस्तान ने देख देख के उनके जो ड्रामा है तो लेकिन वो ड्रामा आपको बेच गए हैं, ड्रोन उन्होंने भारत को दे दिए हैं। तुर्की ने पाकिस्तान के सीने में खंजर घोंप दिया है, भारत के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। देखिए, इंडिया अपने आप को डिफेंस वाइज इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, बल्कि कर चुका है वो इस तरीके से कि वो दुनिया को सामने शायद नजर आता है कि उनका सिर्फ चाइना के खिलाफ वो अपने आप को डिफेंस करने की पोजीशन में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के साथ। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पैसा बोलता है, पैसा सब कुछ है सबके लिए। अब टर्की ने नो डाउट पाकिस्तान को एक लेवल तक सपोर्ट किया, उसके बाद टर्की की इकोनॉमी ख़राब होने की सिचुएशन में उसने कश्मीर का नाम लेना कम कर दिया या फिर बंद कर दिया। और जैसे इंडिया ने ड्रोन्स का ऑर्डर दिया यहाँ पर, टर्की पलट गया। अब देखिए, टर्की जो है ना वो इस्लामिक कंट्री में सबसे बड़ा दोगला कंट्री है। अब जब कभी भी इसराइल और ये जो पैलेस्टीन की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तब टर्की सबसे पहले बोलने के लिए सामने आ जाता है कि नहीं होना चाहिए इस्लामिक कंट्रीज़ और उम्मा और ये सब कुछ। लेकिन अगर थोड़ा बैकग्राउंड आप चेक करो ना तो टर्की ही सबसे पहला कंट्री था जो इजराइल के साथ ट्रेड या फिर बिजनेस रिलेशन शुरू करने में सबसे पहले था। यूएई तो पिछले एक डेढ़ साल पहले आया, सऊदी ने अब तक नहीं किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया है। मतलब दोनों तरफ बोलेगा, अगर सब उसके अपोज कर रहे हैं इसराइल को तो सबसे पहले अपोज करने के लिए भी आ जाएगा और फिर से अपने रिलेशन भी सुधार देगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भारत जो है वो टर्की से भी ले रहा है ड्रोन्स और इसराइल से भी ले रहा है, HP हेरोन ड्रोन्स ले रहा है। भारत उन मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुक करीब कर रहा है या उनके साथ बिजनेस वेंचर्स कर रहा है जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे थे। जिस तरह हमने सऊदी अरब की बात की, ये जो टर्की के बारे में कहा जा रहा है कि भारत ने टर्की से ड्रोन खरीदे हैं, सुना है वो ड्रोन और जगहों पे भी खरीदे जा रहे हैं। आप इस तरह का जो टर्की का जो कोऑपरेशन भारत के साथ है या ओवरऑल जो खित्ते में है या मुस्लिम उम्मा में, उसका क्या पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, इंडिया अपने आप को डिफेंस वाइज इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, बल्कि कर चुका है वो इस तरीके से कि वो दुनिया को सामने शायद नजर आता है कि उनका सिर्फ चाइना के खिलाफ वो अपने आप को डिफेंस करने की पोजीशन में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। क्योंकि अगर देखा जाए, मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो रशिया से उन्होंने S-400 लिया है, उसके बारे में उनका प्लान है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए जाएंगे, पंजाब एरिया में। तो दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने फ्रांस से राफेल खरीदे, S-400 लिया और उसके बाद ड्रोन लिए, जो मैं बल्कि अभी एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूं उन ड्रोन्स के बारे में, क्योंकि मुसलमान कंट्रीज के अंदर, और दूसरा टर्की की मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसमें। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज स्टेइंग बिहाइंड। जो उन्होंने ड्रोन सिस्टम बनाया है TB2 एक ऐसा ड्रोन है जिसकी वजह से आजरबाईजान ने अपनी जंग जीती आजकल के दौर में, और यही 20 ड्रोन जो है यूक्रेन को दिए गए हैं। और इस ड्रोन की वजह से इस वक्त रशिया को एक सिर्फ वाहिद थ्रेट है यूक्रेन की तरफ से, तो वो 20 ड्रोन हैं। और यही टर्की जिसके हमारे साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप है, पाकिस्तान ने देख देख के उनके जो ड्रामा है तो लेकिन वो ड्रामा आपको बेच गए हैं, ड्रोन उन्होंने भारत को दे दिए हैं। अब वो TB2 क्या है, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग चीज ये है कि TB2 जो उनका ड्रोन है, मैं बताना चाहूंगा कि वो टर्की के अंदर नहीं चीजें बनती, वो सिर्फ असेंबल होती हैं। वो सारे की सारी बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वहां असेंबल करते हैं। अब उसकी सलाहियत देखें, जो TB2 उन्होंने मिसाइल बनाया है उसकी फ्लाइंग कैपेसिटी वो 25,000 फीट की बुलंदी पर उड़ता है। और मैं हैरान हो गया हूं कि वो स्पेस में से 12 मील के फासले तक फायर कर सकता है। और उसकी जो खूबसूरतियां मैं देखता रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं अभी मजीद उसके बारे में पढ़ रहा हूं कि वो जो अपने स्टेशन से जो पीछे बंदा बैठ के उसको ऑपरेट कर रहा होता है, वो 185 मील पीछे बैठ के उसको ऑपरेट कर सकता है।
और उसके पास 24 घंटे फजा में उड़ने की सलाहियत है उसकी। और जो सबसे ज्यादा खूबसूरती उसकी ये है कि उसको उड़ने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो किसी गाड़ी में से निकाल के किसी सड़क पर रखे और वहां से फ्लाई कर जाता है। अच्छा, उसमें जिस तरीके से इंडिया भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि डिफेंस के लिहाज से जो देखा गया है, जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप पढ़ते हैं, जब आप एक टेक्नोलॉजी बाय करते हैं तो जाहिर उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे तो उसकी मेंटेनेंस तो इंडिया के अंदर होगी, तो वो फ्रांस ने उनको टेक्नोलॉजी उसके साथ ट्रांसफर की है। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि जब F-16 खरीदे गए थे तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को निगलेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर F-16 जो है वो ग्राउंड रहते हैं, वो फ्लाई करने के काबिल नहीं होते क्योंकि पार्ट्स अमेरिका से जाते हैं। तो एक इस तरह के हमारे माजी में भी गलतियां की गई हैं, आज भी गलतियां की जा रही हैं, और जब तक आप नेशनलिस्ट नहीं होंगे आप फ्यूचर में भी गलतियां करते रहेंगे। नाज़िकाम, तुर्की और भारत के दरमियान याराने बढ़ रहे हैं। तुर्की भारत को जदीद तरीन ड्रोन तैयारे मुहैया कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के सीने में खंजर घोंप दिया है, भारत के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर काफी गमो गुस्से का इजहार हो रहा है। तुर्की ने 100 ड्रोन तैयारे भारत को फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान को और मकबूजा कश्मीर को नुकसान होगा। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की तो कहा जाता है कि ये जी चाणक्य के मानने वाले हैं, ये कोटलिया के मानने वाले हैं। काश के हम भी चाणक्य को मानने वाले होते। चाणक्य एक बहुत अजीम आदमी था जी। वो टैक्सला की यूनिवर्सिटी से ना सिर्फ पढ़ा था बल्कि वहां उसने पढ़ाया भी था। ऐसा आलतू फालतू आदमी नहीं था। हम ऐसी अब के जी वो चूंकि मुसलमान नहीं था तो हमें बड़ी तकलीफ है। असी तो सिर्फ मुसलमानों को मानना है ना जी पाकिस्तान। किताब है, आपने देखी होगी जी जी, किताब और बैरूनी हमला आवर। बिल्कुल, ये है प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद की जी बिल्कुल। तो इसमें तो सर बड़े खतरनाक और खौफनाक हकायक लिखे हुए हैं कि जो मुसलमान जो आते थे नॉर्थ से हमला करते थे इंडिया पे, वो तो बहुत जुल्म सितम करते थे। लेकिन हमारी किताबें आज कहती हैं कि जी ये सारे हमारे हीरो थे, महमूद गजनवी भी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, गौरी, अमीर तैमूर। इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब हिंदू थे? नहीं, देखिए हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में चाणक्य और कौटिल्य ये टर्म्स बहुत डिस्कस हो चुकी है। मतलब यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी जानते हो इंडियन हिस्ट्री को तो आपको पता चलेगा कि भाई चाणक्य भाई साहब कितने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। और चाहे वो वॉर स्ट्रेटेजी हो, चाहे राज्य कैसे चलाना हो, चाहे किसी के साथ पर्सनल रिलेशन रखने हो, चाहे शादी के या फिर कहे कि विवाहित जीवन कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ों पर उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए कि पाकिस्तानी उसको इस तरीके से थ्रो नहीं करते, लेकिन अगर थोड़ा सोच भी लेते हैं कि भाई क्या, मतलब पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें, तो उनको पता चलेगा कि नहीं ये जीवन में बहुत रिलेट करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, उनको ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि भाई क्या आखिर में ये कौन कौन से लोग हैं। अब चाणक्य और कौटिल्य तो ज़रा छोड़िए, मतलब दोनों एक ही नाम है, वो तो छोड़िए। 1947 तक जो हम बड़े बड़े नाम थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये किसी के बारे में पाकिस्तानियों को थोड़ा भी नहीं पता। अब उसके अलावा छोटे छोटे जो लोग थे, मतलब जिनका नाम बहुत नहीं हुआ है, जिन लोगों को फांसी पर चढ़ा, पता है ना, मतलब हज़ारों लाखों लोग फांसी चढ़ चुके हैं अंग्रेज़ों के टाइम पर, किसी के बारे में नहीं पता। शिवाजी के बारे में किसी को नहीं पता। उसके बाद महाराणा प्रताप को अगर आप देख लो, किसी को नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी वाइप आउट कर दी गई है। अब लोगों को चाणक्य के बारे में क्या पता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की तो कहा जाता है कि ये जी चाणक्य के मानने वाले हैं, ये कोटलिया के मानने वाले हैं। काश के हम भी चाणक्य को मानने वाले होते। चाणक्य एक बहुत अजीम आदमी था जी। वो टैक्सला की यूनिवर्सिटी से ना सिर्फ पढ़ा था बल्कि वहां उसने पढ़ाया भी था। और वो एक इतना समझदार आदमी था जिसको जो एडमिनिस्ट्रेशन और सियासत की पेचीदगियां हैं उनका, उसे हर बारीकी वो समझता था। और वो एक
मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का एडवाइजर था जी, तकरीबन 40 साल वो हुकूमत रही उस बादशाह की, वो भी बड़ा बादशाह था। तो चाणक्य कोई ऐसा आलतू फालतू आदमी नहीं था। हम ऐसी अब के जी वो चूंकि मुसलमान नहीं था तो हमें बड़ी तकलीफ है, असी तो सिर्फ मुसलमानों को मानना है ना जी पाकिस्तान। तो अगर आप अर्थशास्त्र, मैंने वो पूरी नहीं पढ़ी, मैंने तो ऐसे एक्सर्प्ट इधर उधर से पढ़े हैं, बंदे की इंटेलिजेंस पे आपको रश्क आता है कि वो क्या स्मार्ट आदमी था चाणक्य कौटिल्य जी। वेस्ट में भी उनको बहुत एडमायर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ खासतौर पे जो उर्दू अखबारात हैं वो बहुत ही नेगेटिवली उनको देखते हैं। तो इंडिया में आपको पता है दिल्ली का जो डिप्लोमेटिक एरिया है उसको चाणक्यपुरी कहा जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। किताब है, आपने देखी होगी जी जी, किताब और बैरूनी हमला आवर, बिल्कुल। ये है प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद की जी बिल्कुल। तो इसमें तो सर बड़े खतरनाक और खौफनाक हकायक लिखे हुए हैं कि जो मुसलमान जो आते थे नॉर्थ से हमला करते थे इंडिया पे, वो तो बहुत जुल्म सितम करते थे। लेकिन हमारी किताबें आज कहती हैं कि जी ये सारे हमारे हीरो थे, महमूद गजनवी भी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, गौरी, अमीर तैमूर। और अभी आप देखिए ना, वो सैफ अली खान ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा। तो तैमूर तो वो नहीं था जिसने वो क्या सरों के मीनार बनाए थे जी, सरों के ढेर लगाते थे, बिल्कुल। देखिए तैमूर, पता नहीं मुझे क्या लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लाहौर में रेप का बाजार गर्म किया, दिल्ली में किया, हजारों तो कम है, लाखों लोग मार दिए जी शहरों के अंदर। और मुसलमान तो लंबे पहुंचा, वहां पे सैयदों की सरदारी थी, उनको वरगला के बाहर निकाला और मार दिए सारे के सारे, 20,000 बंदे वहां मार दिए। और बगले बजाता था कि मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं। वो सुल्तान बेयजीद उस्मानिया सल्तनत का जो बादशाह था, उसको इतना बेइज्जत किया, उसको पिंजरे में ले लेके साथ फिरा। तो ये कौन सी इस्लाम की खिदमत हो रही थी? या महमूद गजनवी कौन सी इस्लाम को लूट मार कर रहे थे सारे? हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहेदा, कि वो आता था हर कुछ ले जाता था, भांडे टींडे चुक के ला जाता सी पंजाब से। तो ये तैमूर तो जो है अपने आप को सैफुल इस्लाम कहता था, और मेरा ख्याल है उस वक्त तक के जो हुक्मरान थे उनमें ही वाज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमैनिटी। ही वाज द ग्रेटेस्ट किलर एंड रेपिस्ट। तो फिर हमारे यहाँ सर क्यों नहीं लोगों को पता फैक्ट्स का? वो हमने तो कई मिसाइलों के नाम भी इनके नाम में पे रख दिए हैं, कोई गजनवी है, कोई अब्दाली है, कोई गौरी है। सर वो मसला ये है ना कि वो बदनसीबी से मुसलमान है। इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब वो हिंदू थे? नहीं, देखिए हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ जो लोग अरब लोग आए थे जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान को फतह किया था, वो लोग आए और वापस चले गए। उन्होंने यहाँ आबादी तो की नहीं, लेकिन उनकी वजह से जो लोग मुसलमान हुए वो हम कन्वर्टेड मुसलमान। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आबा उजदाद या हमारा शिजरा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है या किसी सहाबी से मिलता है। अगर कुछ लोगों के पास शिजरे हैं तो वो ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, गैर ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और तो जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां पे रहेंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियन मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा, इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6ठी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी इंडिया के इतने लोग हैं। इंडिया आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। तो उम्मीद यही है
कि आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो आईटी में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें उनके, मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज्म के सिलसिले में भी आते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब तक हम ये सुनते आए थे कि अमेरिका के अंदर जो रिचेस्ट कम्युनिटी है वो इंडियन कम्युनिटी है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और इसीलिए हम ये काउंट करते हैं कि वहाँ जाकर इंडियंस ने झंडे गाड़े हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर दूसरी सिचुएशन देखो कि दुबई जैसी जो जगह है वहाँ पर भी अगर आप इंडियंस देखो तो बहुत बड़ी तादाद में है। कई सारे एरिया तो आपको इंडिया ही लगेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और सिचुएशन है कि भाई वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है ना वो सबसे अमीर कम्युनिटी में आती है। और आप ये भी कह सकते हो, पिछले दिनों तो मैंने पाकिस्तानी मीडिया में भी ये भी सुना था कि भाई यहाँ पर जो दुबई के अंदर जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, उसके पीछे इंडियन कम्युनिटी डेफिनेटली होती है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो दुबई में इंडियंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसी चीज़ पर बात हो रही है कि एक तो यूएई और सऊदी जैसे कंट्रीज़ के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ऊपर से ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मान लीजिए कि एक समय पर यूएई और जो सऊदी है इंडिया से विपरीत चलने की भी ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा उनसे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या लगता है हु इज़ द किंग ऑफ एशिया? एशिया में हमारे तो काफ़ी कंट्रीज़ आती हैं, बट आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है इंडिया, चाइना और बांग्लादेश कौन सी आने वाली हुकूमत करेगा? आने वाले ईयर्स में किसकी बादशाहत होगी? तो बांग्लादेश को आप साइड पे कर दें, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात ठीक हैं वक्ती तौर पर हुए हैं। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना अभी तो कह सकती हैं, लेकिन जो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है, जिस तरह से इंडिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले अगले कुछ 8-10 साल या 20 साल बाद जो होगा वो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसकी वजह यह है कि इंडिया में आप देखें वो हर चीज़ जो कंपनीज पहले चाइना में थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में शिफ्ट हो रही है और इंडिया उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है जिसकी वजह से कंपनी ना चाहते भी वहाँ अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं। उसके अलावा इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा, जो हर बात लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन वहाँ पे इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है और वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इंडिया इज सच अ ट्रस्टेड पार्टनर फॉर देम कि वो समझते हैं कि वो उसको वाकई ही जो है वो मिडिल ईस्ट में रोल प्ले करना चाहिए। डायस्पोरा भी काफी इन्फ्लुएंशियल हो गई है मिडिल ईस्ट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियंस मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा, इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। और इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया जो है वो कर सकता है। इंडिया ने ऑलरेडी पहले भी बहुत उसकी आप देखें कंट्री पाकिस्तान से तो बेटर ही है। तो आपको क्या लगता है कि नहीं है, उन्होंने नहीं दी हैं जो इंडिया ने दी हैं। तो इंडिया ने कौन कौन सी अभी तक आपको लगता है कि फैसिलिटीज़ दी हैं? इंडिया ने जॉब की बहुत दी हैं, बहुत सारी लोगों को जॉब की भी हैं। उसके अलावा इंडिया जो है वो हमारे पाकिस्तान से और काफ़ी बेटर है। मुझे तो ये लगता है कि वो बेटर है। तो आपका एजुकेशन, इकोनॉमी और इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है, किसकी बेहतर है? एजुकेशन देखें, मेरे खुद के बच्चे बिकन हाउस में पढ़ते हैं, मेरी बेटी न्यूलैंड्स में है, लेकिन ये है कि वो मुझे नहीं लगता कि हमारा वहाँ का जो छोटा सा स्कूल भी है वहाँ के बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है। और जो हमारे यहाँ पे हम इतनी हाई लेवल पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी फीसेस देते हैं, इतना पे करते हैं, तो हमारे बच्चे आज तक इंग्लिश नहीं बोल पाए, अभी तक प्रॉपर इंग्लिश उनको नहीं आती है। और इंडिया के बच्चे जो हैं अब आप छोटे छोटे देख लें इंग्लिश। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएँ तो वहाँ पर भी इंडिया के इतने लोग हैं। इंडिया आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। अब इंडिया का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन। तो ये एक्नॉलेजमेंट तो अब वाइड स्प्रेड हो चुकी है, मतलब इट इज गॉन बियॉन्ड द एलीट। मीडिया से हट करके पॉपुलर कल्चर में भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इंडिया के साथ बहुत अहम ताल्लुकात है। और अगर कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट 2004 या 2008 में, तो यू कैन सी दिस विल गो फर्दर ऑन। दूसरी चीज क्वाड की बात, मिडल ईस्ट का जहां तक सवाल है,
इंडिया इज अ बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500-600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है, इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप और इंडिया दोनों ने पिछले 3-4 साल में रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अमेरिका में आजकल एक लॉ पास किया गया है जिसके तहत अगर रशिया से मिलिट्री एड खरीदते हैं आप हथियार, तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, बिकॉज यू आर इन ए वे सपोर्टिंग रशियाज मिलिट्री इंडस्ट्री। तो टर्की पे तो सैंक्शंस लग गए। हालांकि टर्की एक नेटो एलाई है, अमेरिका का इतना पुराना दोस्त है। टर्की में अमेरिका के जो यूरोप में जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन स्टेशन है वो तुर्की में है। उसके बावजूद तुर्की पे सैंक्शंस लगे। इंडिया ने भी वही हरकत की 2018 में। टर्की ने $2.5 बिलियन के हथियार खरीदे रशिया से, इंडिया ने $5.5 बिलियन के S-400 खरीदे जो अभी डिलीवर हो गए। इंडिया के ऊपर अभी तक सैंक्शंस वगैरह उस पर नहीं लगे। सो क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी वेवर्स आते रहेंगे। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ US नीड फॉर इंडिया। इंडिया की जो जरूरत है अमेरिका को, उसका आप देख सकते हैं ये नतीजा। बिल्कुल ठीक है कि ये द स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ऑब्वियसली इंडिया का वो इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली अब वो US गवर्नमेंट के पास उस तरह की चॉइसेस जो है वो नहीं रही। सर, हम इतना जानते हैं कि उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैशियत के जो उनकी पॉलिसीज़ हैं बहुत अच्छी बना रहे हैं। और जहाँ तक पॉवर्टी अगर मैं कहूँगा ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, तो वो उनकी गवर्नमेंट जानती है उसने किसी कैसे हैंडल करना नहीं करना। पॉवर्टी आप जानती हैं जैसे पॉवर्टी पाकिस्तान में भी है, इंडिया में पॉवर्टी किस जगह पे नहीं है। इवन क्या जो अगर मीडिया का दूसरा रुख देख लें, अगर मीडिया का दूसरा रुख देखें तो अमेरिका में भी पॉवर्टी आपको मिल जाएगी। पॉवर्टी हर जगह पे होती है कंपनीज़ को। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो IT में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें उनके, मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज्म के सिलसिले में भी आते हैं। और इवन के पहले जब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर थे तो पाकिस्तान से भी लोग जाया करते थे लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो उम्मीद यही है कि इंडिया जो है चाइना को कड़ी टक्कर देने वाला है, और हो सकता है कि इंडिया ही फ्यूचर की। ये सिर्फ मीडिया है जो आपको एक तस्वीर का एक रुख दिखाता है, दूसरा रुख नहीं दिखाता। तो आपको क्या लगता है, आपने जैसे अभी बोला गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट अभी तक जो इतने साल ईयर्स जो गुजर गए हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने कितने हद तक काम अपना सरंजाम अच्छे से दिया? देखिए, इंडिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो बेशक वहाँ पे चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन उनके थिंक टैंक्स वही हैं। तो वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो अगली गवर्नमेंट भी उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करती है। तो ये चीज़ उनके लिए शायद यही वजह है कि वो एक तसलसल के साथ जो है वो अपने प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते। वहाँ पे इंडिया में जो है बच्चा छोटा सा हो, इंग्लिश में बहुत अच्छी बात करता है हमारे पाकिस्तान की निस्बत, और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई होती है। हमारे पाकिस्तान में स्कूल्स और टीचर्स इस तरह से नहीं है। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब इंग्लिश की तरफ मूव कर रहे थे तो इसको क्यों वापस लेकर आए हैं? मतलब इसको ऑक्सफोर्ड से दोबारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ क्यों मूव किया? तो आपको नहीं लगता इकोनॉमी के लिहाज से कौन बेहतर है? इकोनॉमी के लिहाज से तो इंडिया ही बेहतर है, क्योंकि वो मूव ऑन कर रहे हैं और तेजी से कर रहे हैं। तकरीबन आप कहिए 2005 में जो बहुत ही अहम ईयर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, जो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई है। बेसिकली अमेरिका ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेजिटिमाइज कर दिया इंटरनेशनली 2005 में। वो पराया स्टेटस खत्म हो गया। तो 2015 से लेकर अब तक अमेरिका इंडिया को बेसिकली नर्चर कर रहा है टू बिकम ए मेजर एलाई इन एशिया, खासतौर से पिवट टू एशिया के बाद से। लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट, बट बेसिकली इंडिया वांट्स टू हैव अ फ्री लंच, or it wants to eat but not pay the bill.